नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार चौधरी। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को कैलकुलेट करने के ऊपर। ठीक है, हम लोगों ने जो पिछले दो लेक्चर्स पढ़े थे उसमें जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। मतलब स्ट्रक्चर में अपन ने देखा डिटर्मिनेंट और अनडिटर्मिनेंट। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोगों ने सपोर्ट सिस्टम पढ़ लिया। ठीक है, कि कितने सपोर्ट पे कौन से सपोर्ट पे कौन सी रिएक्शंस आती है और नंबर ऑफ द रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। ठीक है, तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी जो होता है वो होता है सपोर्ट सिस्टम प्लस इंटरनल इंडिटर्मिनेसी के ऊपर। ठीक है, सपोर्ट प्लस इंटरनल। ठीक है, इसको कह सकते हो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। स्टैटिक का मतलब हो गया जो आपकी स्ट्रक्चर के फोर्सेस से रिलेटेड हो। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है अगर कोई इंडिटर्मिनेसी, उसको बोलते हैं काइनेटिक इंडिटर्मिनेसी, कि उसका जो जॉइंट पे या किसी मेंबर का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आएगी काइनेमेटिक। और यदि अपन अगर फोर्सेस की बात करेंगे तो वो आएगी स्टैटिक। ठीक है, तो जो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होती है वो दो इंडिटर्मिनेसी मिलकर बनी होती है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। मतलब स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। अब जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, जो एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी होती है वो होती है सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है कि नहीं, और जो इंटरनल इंडिटर्मिनेसी रहती है वो रहती है आपके मेंबर फोर्सेस से रिलेटेड। ठीक है, तो डी एस विल बी इक्वल्स टू डी एस सी प्लस डी एस आई। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी डी एस विल बी इक्वल्स टू डी एस सी डिग्री ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, और डी एस आई डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरनल इंडिटर्मिनेसी। ठीक है, तो ई फॉर एक्सटर्नल और आई फॉर इंटरनल। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी की अगर मैं डेफिनेशन दूँ तो वो रहेगा, इफ नंबर ऑफ रिएक्शंस आर मोर देन इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज नोन एज एक्सटर्नली इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूँ कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती है और कितनी होती है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यदि अपन 2D स्ट्रक्चर की बात करें या प्लेन स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें 3 रहती है, और यदि 3D स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, स्पेस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें 6 रहती है। ठीक है, अब तीन कौन कौन सी, समेसन एफ एक्स बराबर 0, ये तो पहला रहता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा एफ वाई इक्वस टू 0। ठीक है, समेसन एफ आई। ठीक है, और उसके बाद में एम समेसन एम जेड इक्वस टू 0। ये आपके पास में तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन रहती है, समेसन एम जेड बराबर 0। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँगा 3D की, तो समेसन एफ एक्स बराबर 0, समेसन एफ आई बराबर 0, समेसन एफ जेड बराबर 0, उसके बाद में एम एक्स एम वाई और एम जेड इक्वस टू 0। तो ये आपके पास तीन 2D प्लेन में और 6 3D प्लेन में होती है। अब अगर देखिए ये जो बीम गिवन है, कैंटिलीवर बीम गिवन है, इसमें अगर मैं इंडिटर्मिनेसी की बात करूं तो कितनी हो जाएगी। देखिए, अगर फिक्स सपोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि 3 रिएक्शंस आती हैं, वाई डायरेक्शन में फोर्स, एक्स डायरेक्शन में फोर्स, और एक जेड एक्सिस के अबाउट में एक मोमेंट। ठीक है, क्योंकि जो फिक्स सपोर्ट होता है वो तो ना तो डिस्प्लेसमेंट अलाउ करता है, ना रोटेशन अलाउ करता है। ठीक है, तो उसमें किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं होगा, सेटलमेंट नहीं होगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो प्रॉप्ट कैंटिलीवर है उसमें दूसरी तरफ लगा होता है एक रोलर। ठीक है, तो रोलर में केवल जो रिएक्शन आती है वो उसके परपेंडिकुलर प्लेन से आती है, तो एक रिएक्शन आएगी। अब देखिए इसमें जो लोडिंग है वो जनरल लोडिंग दे रखी है, किसी एंगल पे दे रखी है। ठीक है, तो इसके दोनों कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो वर्टिकल भी हो जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन 4 है, इक्विलिब्रियम कंडीशन अपने पास में कितना है, 3 है, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो बीम इज एक्सटर्नली इंडिटर्मिनेट टू द फर्स्ट डिग्री, मतलब इसकी 1 डिग्री पे एक्सटर्नली इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये तो हो गई एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी। थोड़ा आगे चलेंगे, अब बात आती है इंटरनल इंडिटर्मिनेसी की। ठीक है, तो जब अगर इंटरनल की बात करेंगे अपन, तो इंटरनल का मतलब होता है कि जो मेंबर फोर्सेज है वो कितने ज़्यादा है इक्विलिब्रियम कंडीशन से। ठीक है, अब कोई बोले कि साहब इक्विलिब्रियम कंडीशन तो यूज़ कर लिए अपन ने,
तो देखो ऐसा होता है, आपका अगर बीम स्टेबल है, ठीक है, तो वो हर जॉइंट पे स्टेबल होगा, है क्या नहीं। तो आप हर पॉइंट पे 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा सकते हो। ये बात करें अपन बीम स्ट्रक्चर की, ठीक है कि नहीं। अगर ट्रस स्ट्रक्चर आता है तो उसमें 3 इक्वेशन तो होती है एक्सटर्नल के लिए, उसमें हर जॉइंट पे 2 इक्वेशन होती है इक्विलिब्रियम, ठीक है, हर जॉइंट पे 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, जबकि बीम स्ट्रक्चर में हर जॉइंट पे 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, ठीक है। तो इंटरनल इंडिटरमिनेसी की बात करेंगे तो करेंगे इफ़ नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेज और स्ट्रेसेस कैन नॉट बी इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज नोन एज इंटरनली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। मेंबर फोर्सेज ऑफ ट्रस कैन नॉट बी डिटरमिनेट बेस्ड ऑन स्टैटिक अलोन, forces in the member can be calculated based upon equation of equilibrium, thus structure is internally indeterminate of degree first। कहने का मतलब है कि इसने जो फर्स्ट डिग्री का अनडिटर्मिनेशन बताइए वो इस डायग्राम के लिए बताया, ठीक है। इसने ट्रस स्ट्रक्चर ले रखा है। ट्रस स्ट्रक्चर का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये क्या होते हैं, इसमें केवल ट्रसेज होते हैं, और ट्रस होता है कि वो मेंबर जिसमें केवल एक्सियली फोर्स जनरेट हो, या एक्सियली कंप्रेशन या टेंशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन केवल एक्सियल फोर्सेज होते हैं, उसको ट्रस बोला जाता है, ठीक है। ट्रस बेसिकली पिन जॉइंटेड होते हैं, ठीक है। तो अगर फ्रेम्स की बात करेंगे तो पिन जॉइंटेड फ्रेम और रिजिड जॉइंटेड फ्रेम आते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इंटरनल मतलब आपके पास कितने अननोन मेंबर फोर्सेज हैं और आपके पास कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशन है पर जॉइंट में, ठीक है। अगर मैं रिजिड जॉइंटेड फ्रेम की बात करूं तो वहाँ पे जो फ्रेम बना होता है वो कॉलम और बीम से मिलकर बना होता है। तो वहाँ पे हर मेंबर में 3 अननोन होते हैं। 3 कौन कौन से? शियर, एक्सियल और बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ट्रस मेंबर की बात करूँगा तो केवल वहाँ पे एक अननोन होता है एक मेंबर में, और वो होता है एक्सियल, ठीक है। एक्सियल में चाहे कंप्रेशन हो चाहे टेंशन हो। तो जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होती है वो ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। उसके बाद में आता है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो अगर फ्रेम्स की बात करूंगा मैं, तो अपन ने जो पहला एग्जांपल लिया था एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी का, वो क्या था? सिंपल बीम था, बीम स्ट्रक्चर था वो फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर में आपके साथ बीम के साथ साथ में कॉलम का भी होना ज़रूरी है, ठीक है। अब अपना जो पहला स्ट्रक्चर है वो है रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। तो मैंने रिजिड जॉइंटेड की आपको डेफिनेशन दे दी, बताया मैंने कि अगर 2 मेंबर्स के बीच में एंगल चेंज ना हो, एंगल चेंज ना हो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो अगर मान लीजिए मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना दूंगा और मान लीजिए यहाँ पे फिक्स सपोर्ट था और यहाँ पे भी फिक्स सपोर्ट था, तो ये जो एंगल है वो कभी चेंज नहीं होगा। इसको बोलेंगे अपन फिक्स जॉइंट रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, ठीक है। इसमें मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं और कितने भी सपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही रहता है, नंबर 1 कंडीशन। तो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी DSC विल बी इक्वल टू RE माइनस ई, R माइनस ई। अब अगर एक्सटर्नल की बात करें तो सेम है, R माइनस ई मतलब नंबर ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ एक्सटर्नल अननोन रिएक्शंस, और ई इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर प्लेन फ्रेम की बात करें तो नंबर ऑफ इक्वेशन हो जाएगी 3, यस और नो, ठीक है। अब बात आती है इंटरनल की। अगर इंटरनल निकालनी है तो उसके 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है 3C माइनस आर डैश, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए पहले, 3C माइनस आर डैश क्या है। C का मतलब हो गया नंबर ऑफ द लूप्स, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैं देखिए 2 स्ट्रक्चर बनाता हूँ, एक तो मैंने ये बना रखा है और ये दूसरा एक ही बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं? 0, क्योंकि क्लोज लूप की बात चली। किसकी बात चली? क्लोज लूप की। लेकिन इसमें कितने हैं? 1 और 2। तो हर लूप के लिए 3 अननोन होते हैं। हर लूप के लिए कितने होते हैं? 3 अननोन। तो यदि रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम में अगर लूप है क्लोज लूप, तो हर लूप के लिए 3 अननोन, तो जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 3C माइनस आर डैश, ठीक है। और यदि लूप नहीं है तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो वहाँ पे इंटरनल इंडिटरमिनेसी हो जाएगी 0। इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरे तरीके में सीधा फॉर्मूला बेस्ड है कि 3m प्लस आर माइनस 3j माइनस आर डैश। ये जो फॉर्मूला ये है टोटल इंडिटरमिनेसी का। किसका है? टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का। अब कोई बोले कि साहब ये कहाँ से आया, तो देखो इसका आने का तरीका मैं बताता हूँ। आपके पास में
एक्सटर्नल रिएक्शन एक तो अननोन है और एक है मेंबर फोर्सेस। मैंने आपको बताया कि जो रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स होते हैं उसमें कॉलम और बीम से मिलकर बने होते हैं, और हर कॉलम या बीम की बात करेंगे तो वहाँ पे 3 अननोन होंगे, ये सुनो। तो 3m प्लस आर, तो 3m तो मतलब हर मेंबर में 3, तो 3m प्लस आर टोटल अननोन हो गए, माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए मैंने बताया कि जो रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम होते हैं उसमें हर जॉइंट पे 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, एफ एक्स एफ आई और एम जेड की। तो -3j माइनस आर, अब ये माइनस आर यहाँ पर भी है और ये माइनस आर डैश यहाँ पर भी है। तो इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब है रिलीज्ड फोर्सेज, मतलब अगर आपने कोई इंटरनली रिलीज कर दिया, जैसे आपने कोई हिंज दे दिया या कोई रोलर दे दिया या फिर कुछ लिंक दे दिया, तो उससे क्या होते हैं, नंबर ऑफ द रिएक्शंस रिलीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ द इंटरनल फोर्सेस रिलीज हो जाते हैं, वो वैल्यू यहाँ पे आर की है। अगर हिंज की बात करेंगे, अगर हिंज की बात करेंगे तो हिंज का जो फॉर्मूला आता है वो आता है नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड विद द इंटरनल हिंज माइनस 1। अगर मान लीजिए एक हिंज में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हिंज दे दिया और यह है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1। अगर हिंज में 3 मेंबर जुड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर यहाँ पे हिंज दे दिया, तो आ जाएगा 3 - 1। ये तो गया हिंज की बात। अगर रोलर की इसकी बात करेंगे वो अपन इसमें आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो आप ये समझ के लीजिए माइनस आर मतलब नंबर ऑफ द इंटरनल रिलीज्ड रिएक्शंस, नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिलीज्ड रिएक्शंस या फोर्सेज, ठीक है। तो चलिए अब इसको, ये आपके समझ में आ गया रिजिड फ्रेम्स का। अब इसका आगे चलते हैं। तो अभी मैं बताया कि आपको आर डैश या आर का पता होना चाहिए। तो आर डैश का मतलब होता है नंबर ऑफ द रिलीज्ड रिएक्शंस। अब जैसे मान लीजिए रोलर दे दिया, तो आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें क्या क्या रिलीज करेगा? एक तो ये एक्सियल वाला रिलीज कर देगा, और एक यहाँ पे और यहाँ पे मोमेंट का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये पिन जॉइंटेड या हिंज का काम करेगा। तो आर डैश इस केस में क्या हो गया, 2, ठीक है। जबकि अगर मैं यहाँ पे एक रोलर देता फिक्स वाला, ठीक है, केवल एक डायरेक्शन को रिलीज करता है, तो इसमें केवल एक रिएक्शन रिलीज होती है वर्टिकल वाली, ओनली वर्टिकल रिएक्शन रिलीज एट पॉइंट बी। अगर हिंज होती तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कनेक्टेड मेंबर्स -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 कनेक्टेड है तो 2 - 1, यहाँ पे 3 कनेक्टेड है इस वाले डायग्राम में, तो 3 - 1 मतलब 2, ठीक है। तो हिंज के लिए तो सिंपल सी बात है, m - 1 मतलब नंबर ऑफ द कनेक्टेड मेंबर्स -1। अगर कोई स्पेशल टाइप का दे रखा है, जैसे रोलर दे दिया होगा, देखिए ये 1 डायरेक्शन रोलर है, या कोई लिंक दे दिया हो, तो उस केस में कितनी नंबर ऑफ द रिएक्शन रिलीज हो रही है उससे अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यस और नो? चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बात आती है रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम की। अब स्पेस फ्रेम का मतलब हो गया 3D स्ट्रक्चर। तो देखिए फॉर्मूला सेम रहेगा, आर ई माइनस ई एक्सटर्नल के लिए, तो मतलब नंबर ऑफ द रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 6, ये याद रखिएगा। नंबर ऑफ द एक्सटर्नल अननोन रिएक्शंस और नंबर ऑफ द इक्विलिब्रियम इक्वेशन 6। यस और नो? ये तो गई एक बात। फिर दूसरी बात है इंटरनल की। तो इंटरनल होती है 6c माइनस आर डैश। अब कोई बोले साहब उसमें तो 3 था इसमें 6, क्योंकि बेटा देखो एक अगर प्लेन फ्रेम है तो उसमें 3 अननोन होते हैं मेंबर में, तो 3c हो जाता है। अगर स्पेस फ्रेम है तो वहाँ पे एक मेंबर में अननोन हो गए 6, ठीक है, तो इसमें 6 अननोन हो गए, तो 6c माइनस आर डैश, 6c माइनस आर डैश, ये हो गया इंटरनल का। अगर टोटल की बात करेंगे तो टोटल निकल का फॉर्मूला आएगा 6m प्लस आर माइनस 6j माइनस आर डैश, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, ये देखो ये यहाँ से आया कि एक मेंबर फोर्स में अननोन हो गए 6, तो मेंबर हो गए मान लो m, तो 6m वहाँ से प्लस कैपिटल आर का मतलब हो गया नंबर ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है, माइनस 6j। हर जॉइंट पे अब अपने पास इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी 6, तो 6j माइनस आर डैश मतलब टोटल रिलीज रिएक्शंस। अगर हिंज की बात करेंगे तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था m-1 मतलब मेंबर कनेक्टेड एट हिंज -1। अब अगर स्पेस फ्रेम आ जाएगा तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 गुणा m-1 टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड विथ इंटरनल हिंज -1। तो जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा 3 × m-1। m क्या, हिंज की बात चल रही है,
अगर कुछ रोलर दे दिया जैसे अभी पिछले केस में देखा था, तो उसमें अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितनी रिएक्शन रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास में दो तरीके के फ्रेम हो गए, रिजिड जॉइंटेड में प्लेन और 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे चलिए। अब बात आती है पिन जॉइंटेड की। मैंने बताया आपको कि पिन जॉइंटेड का मतलब हो गया ट्रस फ्रेम्स। ठीक है, अब पिन जॉइंटेड भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो प्लेन हो गया मतलब 2D हो गया, या फिर स्पेस मतलब 3D हो गया। तो अगर प्लेन की बात करेंगे तो देखिए एक्सटर्नल का तो सेम कॉन्सेप्ट है, R माइनस ई, नंबर ऑफ टोटल एक्सटर्नल रिएक्शंस, माइनस ई मतलब नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो 2D प्लेन के लिए 2D स्ट्रक्चर के लिए नंबर ऑफ एक्सटर्नल इक्वेशन होती है 3। ठीक है, अब कोई पूछना चाहे कि साहब आपने तो बोला कि जो ट्रस्ट मेंबर्स होते हैं उसमें जॉइंट में दो ही होती है। बेटा वो जॉइंट की बात करेंगे तब तो दो है, ठीक है, लेकिन अगर अपन टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो रोटेशन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लीजिए आपने ये जैसे मान लीजिए ये ट्रस्ट बना दिया, ठीक है, ये लीजिए एक और ये ट्रस्ट हो गया। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा रोटेट कर जाए, पूरा रोटेट कर जाए, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसको क्या होना चाहिए, स्टैटिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने के लिए Fx, Fy और Mz में होगा। तो तीन इक्वेशन तो वहाँ से आ गई। ठीक है, और उसके बाद में इंटरनल के लिए m माइनस 2j माइनस 3, इसने क्या किया m प्लस ई माइनस 2j। अब ये इसने m प्लस ई क्यों किया, क्योंकि देखो जो ई इक्वेशन है 3 वो तो अपन ने पहले यूज़ कर ली, तो अब नंबर ऑफ द इक्वेशन अपने पास कितने बची 2j माइनस 3, और एक अननोन कितना है m, तो m माइनस में होल स्क्वायर 2j माइनस होल का माइनस ई मतलब कितनी मतलब 3। ठीक है, अब जब ये माइनस माइनस होते प्लस हो जाएगा तो इसने सीधा फॉर्मूला लिख दिया m प्लस ई माइनस 2j। ठीक है, और अगर टोटल की बात करेंगे तो कितने हो जाएगा m प्लस आर माइनस 2j। अब कोई बोले साहब इसमें r क्यों नहीं आया, वो आपने वहाँ पे r, क्योंकि बेटा देखो इसमें क्या होता है अपन ने वहाँ पे जॉइंट बना के कुछ एक्शन रिएक्शन रिलीज की थी, यहाँ पे पहले से जॉइंट होता है। ठीक है, पहले से ही पिन जॉइंटेड होते हैं, तो यहाँ पे r नहीं आएगा, r कौन सा है स्मॉल वाला। ठीक है कि नहीं, चलिए फिर अगर मान लीजिए स्पेस फ्रेम की बात करेंगे तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी r माइनस ई एक्सटर्नल m प्लस ई माइनस 3j। अब वहाँ पे 2j था, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर एक्सटर्नल में कैलकुलेट करेंगे तो 6 हो जाएगी। ठीक है, और ई का मान क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अगर टोटल की बात करेंगे तो m प्लस आर माइनस 3j। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आप एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको फिर पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी लेस देन 0 है तो अनस्टेबल है, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, डिफिशिएंट फ्रेम और स्ट्रक्चर। देखो बेटा इसमें जो लिखा है कि स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा और ये अनस्टेबल होगा, तो अनस्टेबल जब स्ट्रक्चर हो जाता है तो उसकी डिटरमिनेसी पे अपन कमेंट कर ही नहीं सकते हैं। पर अगर आप ऐसे मान के चलो तो वो क्या हो जाएगी स्टैटिकली डिटरमिनेट हो जाएगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ द अननोन्स है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन से कम है। अगर डी एस इक्वल टू 0 है तो वो क्या हो जाएगी स्टेबल और डिटर्मिनेंट। ठीक है, और परफेक्ट फ्रेम वो कहलाएगा। अगर डी एस लेस देन 0 है तो डिफिशिएंट फ्रेम वो कहलाएगा। डी एस इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा स्टेबल एंड स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, रिडंडेंट फ्रेम। मतलब वो क्या कहलाएगा स्टेबल तो आ जाएगा डी एस ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन वो अनडिटर्मिनेट भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है। ठीक है, चलिए थैंक यू।